गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कक्षा 10 का इतिहास चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इतिहास में पाठ संख्या 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद में अब हमें देखना है राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो व्यक्तियों को अपने देश से प्रेम करना सिखाती है। यूरोप में सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो पूरा यूरोप भारत की तरह, जैसे हम लोग कहानियों में सुनते हैं राजा होते थे, रानी होती थी, ऐसे यूरोप में डच होते थे, उनकी पत्नी डचियाँ कही जाती थी, ड्यूक होते थे। तो ये सब वहाँ के राजा थे, कहीं कोई जार था। तो इन राजशाही के अंत के पश्चात यूरोप में नए राष्ट्र, जो आधुनिक राष्ट्र हैं, जैसे भारत है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन सब का विकास कैसे हुआ। एक देश कई छोटे छोटे राज्यों में बटा था। भारत भी पहले कई रियासतों में बटा था। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 रियासतें थी। तो इसी प्रकार हमें देखना है कि वास्तव में पूरा विश्व छोटे छोटे राज्यों में बटा था, पर उससे देश कैसे बने। यूरोप में जैसे अर्नेस्ट रेनन का राष्ट्र क्या है। जो अर्नेस्ट रेनन है वह एक दार्शनिक है, फ्रांस के दार्शनिक हैं। उन्होंने लिखा है कि वही जो देश होता है वह वहाँ के व्यक्तियों के समूहों से बनता है, जहाँ के व्यक्ति अपने देश से प्रेम करना जानते हैं, अपने देश के लिए कुछ करने को तैयार हैं। तो फ्रांस या यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार होता है। लोगों में छोटे राज्यों का अंत करके एक बड़ा राष्ट्र बनाने की संकल्पना जन्म लेती है। ये सब क्यों होता है। यूरोप का जो राजा होते हैं वो बहुत निरंकुश होते हैं। हमने शब्द लिखवाया है निरंकुशवाद। तो जो निरंकुशवाद होता है वह ऐसा होता है कि वहाँ पर जो वहाँ के राजा हैं वो बहुत उग्र होते हैं, जिससे फ्रांस और बाकी देशों की जो जनता होती है वह उनके खिलाफ क्रांति करती है। तो क्रांति के पश्चात राष्ट्र का जन्म होता है। इसी में पहली क्रांति है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांस में जो लुई 16वां था वह एक बहुत बड़ा निरंकुश शासक था, और उस शासक की जो महत्वाकांक्षा थी अपने पुराने राजाओं की तरह थी, और वह फ्रांस में बहुत ज़्यादा तानाशाही करता था। बहुत ज़्यादा वह अपने ऐसे विचार रखता था, नए नए टैक्स लगाता था, जिससे फ्रांस की जनता बहुत ज़्यादा ही विचलित हो चुकी थी। और 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। फ्रांस एक ऐसा देश था जहां क्रांति का महत्व बहुत ज़्यादा है। फ्रांस वह पहला देश था जहां के व्यक्तियों के लिए सबसे पहले राष्ट्र का जो निर्माण था वह हुआ। तो फ्रांस वह पहला देश था जहां राष्ट्र का निर्माण हुआ और क्रांतिकारियों ने अपना राष्ट्र बनाया। क्योंकि फ्रांस के एकीकरण में नेपोलियन की बहुत ज़्यादा भूमिका रही है। नेपोलियन वह व्यक्ति था जिसे आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है, और नेपोलियन ने फ्रांस में नए नियम कानून बनाए, सभी व्यक्तियों में समानता रखी। चूंकि नेपोलियन वह व्यक्ति था जिसका जन्म युद्ध से हुआ था, अर्थात वह युद्ध में विश्वास रखता था, और 1804, 1805, 1806 में उसने इंग्लैंड को छोड़ के पूरे यूरोप को जीत लिया। इससे हम लोग देखते हैं कि जो फ्रांस है वह बहुत ताकतवर देश बन जाता है, जिससे 1815 में सभी जो मित्र राष्ट्र होते हैं वो मिलके नेपोलियन को हराते हैं। तो नेपोलियन के हार के बाद फिर फ्रांस में पुनः जो राष्ट्रवाद का उदय होता है, वहाँ पर पुनः एक राष्ट्र बनता है और लोगों के बीच बहुत अच्छे नियम कानून बनते हैं, एक सब देश बनता है। उसी प्रकार फ्रांस के बाद जर्मनी और इटली में भी जो क्रांतियां होती हैं वहाँ एकीकरण होता है। हम लोग देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। चूंकि यूरोप के जो स्विट्जरलैंड था वह सबसे पहले, स्विट्जरलैंड कई राजशाही डचियों में बटा हुआ था, और वहाँ पर सबसे पहले एक देश का निर्माण हुआ जो स्विट्जरलैंड बहुत छोटा देश है। उसके बाद कुलीनबर्ग और नया मध्यम वर्ग, इंग्लैंड में एक कुलीनबर्ग था जो राजशाही परिवार के जैसा ही बहुत संपन्न था, साथ में मध्यम वर्ग जिसमें अध्यापक थे, वकील थे, डॉक्टर थे, व्यापारी थे, छोटे व्यापारी थे, ये सब मध्यम वर्ग में आए।
इसके अलावा उदारवादी राष्ट्र के क्या मायने थे? जो उदारवादी राष्ट्र थे वो सोचते थे कि उनके देश में सब कुछ अच्छा रहे, तानाशाही ना हो, सभी पर टैक्स एक समान लगे, कर की समानता हो, नियम में समानता हो। तो इस प्रकार उदारवादी लगातार राष्ट्र की मांग करते थे। उदार व्यक्ति वह कहा जाता है जो व्यक्ति प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से ये चाहता हो कि बिना क्रांति के शांति तरीके से राष्ट्र का निर्माण हो जाए। 1815 के बाद एक नए राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ। 1815 में नेपोलियन का युद्ध में हारना, वाटरलू के युद्ध में हारना एक यूरोप की सबसे बड़ी घटना थी और उस घटना के बाद पूरा यूरोप बिल्कुल बट गया था। जो वियना संधि हुई जिसके अनुसार एक यूरोप के जो नेपालियाई युद्ध थे उसे खत्म किया गया और पूरे यूरोप में एक व्यवस्था कायम की गई वियना संधि के अंतर्गत। फिर क्रांतियों का युग आता है। इटली और जर्मनी में क्रांति होती है, यूनान में क्रांति होती है और सभी में जो 1821 में राष्ट्रवादी होते हैं वह नेपोलियन की मृत्यु के बाद फिर अपने अपने देश बनते हैं। राष्ट्रीय भावना लोगों में जागृत होती है। राष्ट्रीय भावना जो होती है वह अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए होती है। उसी समय भूख, कठिनाई और जन विद्रोह होता है। 1830 के बाद पूरे यूरोप में बहुत बड़ा एक सूखा पड़ता है जिसके पश्चात बहुत ज्यादा लोग भूख से मर जाते हैं। तकरीबन 10 करोड़ लोग उस समय भूख से मर जाते हैं और समय समय पर आप लोग देखते हैं कि कभी सूखा का दौर आता है, कभी महामारी आती है। तो ऐसी ही महामारी आपकी अभी कोरोना चल रही है। और तो यूरोप में इतना भीषण भूखा पड़ा कि लोगों के लिए गांव में इतनी ज्यादा गरीबी फैल गई कि तकरीबन 21 वर्ष के जो व्यक्ति थे अधिकांश 80% लोग बेरोजगार हो गए। बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई और इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ी कि कठिनाइयों का समय आया, विद्रोह हुआ जिसके पश्चात राजाओं का समापन हुआ और बुनकरों ने अपना विद्रोह किया, किसानों ने अपना विद्रोह किया। स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या था? चूंकि महिलाएं प्रकृति में पुरुषों से भिन्न है, वह कमजोर है, फिर भी यह कल्पना की गई कि महिलाएं जो हैं उनके लिए कुछ स्वतंत्रता दी जाए, कुछ समानता दी जाए। इसके लिए लगातार जो है वह प्रयास किए गए और इंग्लैंड में या यूरोप में बहुत ज़्यादा इसके प्रयास किए गए। अब जो जर्मनी सेना है क्या वो राष्ट्र का निर्माण हो सकती है? जर्मनी ने सेना पे बहुत ज़्यादा जोर दिया क्योंकि हिटलर के समय में जर्मनी ने बहुत ज़्यादा सेना पर जोर दिया। उसके पूर्व जर्मनी पर प्रशा का आधिपत्य था जिसके लिए बिस्मार्क जो व्यक्ति था वहाँ का चांसलर था। बिस्मार्क को 1862 में वहाँ प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था और उसने पूरे जर्मनी का नेतृत्व प्रशा के नेतृत्व में किया। फ्रांस से लड़ा, 3 युद्धों के माध्यम से उसने जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूर्ण किया और 1871 में विलियम को जर्मनी का सम्राट बनाया और वहां से जर्मनी बहुत ताकतवर देश बन के उभरा। इटली तकरीबन 13 राज्यों में विभाजित था और इटली के जो 13 राज्य थे वह 5 युद्धों के माध्यम से इटली का एकीकरण हुआ जिसमें जूसेप्पे मैत्तिनी और वहां के प्रधानमंत्री कावर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसने धीरे धीरे करके पीटमान के नेतृत्व में पूरे इटली के लिए मिलाया, सार्डिनिया के नेतृत्व में मिलाया और फिर जाके एक लंबे संघर्ष के बाद इटली का एकीकरण हुआ। ब्रिटेन की अजीब दास्तान, जो ब्रिटेन देश था वह कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटा था। उत्तरी आयरलैंड के जो लोग थे वह चाहते थे कि उनका जो कैथोलिक व्यक्ति थे वह चाहते थे कि उनका देश अलग हो, लेकिन उसी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के जो व्यक्ति थे वो चाहते थे कि वो इंग्लैंड के साथ रहें। चूंकि प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड का देश है और उत्तरी आयरलैंड में सबसे ज़्यादा प्रोटेस्टेंट लोग रहते थे, वो ये चाहते थे कि इंग्लैंड के साथ रहें और आज भी वो इंग्लैंड के साथ हैं। इसके अलावा राष्ट्र की दृश्य कल्पना आपने देखा होगा कि जिस प्रकार भारत में भारत माता है उसी प्रकार फ्रांस में मारियाना एक महिला रूपक है, नारी है। जर्मनी में जर्मेनिया है। यह दृश्य कल्पना है। भारत में भारत माता की जो छवि है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। भारत माता तिरंगा झंडा लिए हुए हैं और इसी प्रकार जो राष्ट्र है वो अपने आप में एक दृश्य कल्पना की गई कि जो राष्ट्र का चित्रित है कि भाई महिला रूपी। ऐसे ही फ्रांस की मारियाना आपको मैंने बताया था कि जो जर्मनिया है। अब राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का विकास।